नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष की अध्यक्षता में संपन्न हुई मासिक अपराध गोष्ठी, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। इस श्रम पोर्टल पर चल रहे असंगठित कामगारों के निबंधन में पूर्वी चंपारण पहुंचा नंबर 1 पर, बना 10 लाख रजिस्ट्रेशन करने वाला बिहार का पहला जिला। रक्सौल में दिखा घने कोहरे का कहर, बाईपास रोड में टावर के पास पलटी तेजाब लोडेड टैंकर। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह भी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। होम आइसोलेशन में चल रहा है इलाज। बिजली के करंट से हुई मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार, मुआवजे की मांग की। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केसरी हेल्थ केयर मझौलिया में हुआ मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण, किया गया लोगों को जागरूक। मझौलिया में फ्रंट लाइन वर्कर्स ने उत्साह के साथ लिया प्रिकॉशन डोज, मझौलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिया गया बूस्टर डोज। नरकटियागंज में कोविड टीकाकरण को लेकर किशोरियों की उमड़ी भीड़, कोविड प्रोटोकॉल की हो रही है अनदेखी। मझौलिया में पंचायती राज पदाधिकारी ने की मुखिया के साथ बैठक, कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। रक्सौल 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीमावर्ती क्षेत्र में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम। रक्सौल में चल रहे सड़क और नाले निर्माण कार्य से आम लोग हो रहे हैं परेशान, डॉक्टर स्वयंभू सलम ने जिलाधिकारी और एसडीएम को लिखा पत्र। और सुगौली थाना क्षेत्र के छपरा बहास इंडियन ऑयल में भूमि की भुगतान में हुई गड़बड़ी मामले की जांच करने पहुंची टीम। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष की अध्यक्षता में आज मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित हुई। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मियों को विनम्रता एवं सरल व्यवहार के साथ जन सरोकार की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लंबित कांडों, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंट, कुर्की आदि का लक्ष्य निर्धारित कर निष्पादन करने का आदेश दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की संकल्पना के तहत आसूचना संकलन के लिए चौकीदारी परेड, साइबर सेनानी ग्रुप्स आदि का मौलिक पुलिसिंग के अनुप्रयोग करने का निर्देश दिया। आधारभूत पुलिसिंग को सुदृढ़ करने हेतु ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई, संवेदनशील कांडों का त्वरित विचारण, मद निषेध में छापेमारी के साथ साथ गुणवत्ता युक्त गिरफ्तारी एवं न्यायालय से दंड सिद्धि इत्यादि बिंदुओं पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तथ्यपरक समीक्षा कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार तथा श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में इस श्रम पोर्टल पर चल रहे असंगठित कामगारों के निबंधन में कल यानी 10 जनवरी 2022 तक कुल 9,88,912 कामगारों का इस श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया गया। इसी के साथ बिहार में कुल निबंधन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही आज यानी 11 जनवरी 2022 को पूर्वी चंपारण बिहार राज्य का प्रथम जिला बना, जिसने 10 लाख के निबंधन का आंकड़ा पार कर लिया है। विदित हो कि लगातार 3 दिन से क्रमशः रविवार के दिन तीसरे नंबर पर, सोमवार को दूसरे स्थान पर और आज यानी मंगलवार को पहले स्थान पर पूर्वी चंपारण जिले का कब्जा हो गया। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में सभी श्रम प्रवर्तक पदाधिकारियों, तीनों जिला कौशल प्रबंधकों, सीएससी के दोनों जिला प्रबंधकों तथा सभी पंचायतों के वीएलईज, जीविका के जिला कार्यक्रम प्रबंधक और उनकी पूरी टीम, मनरेगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और उनकी पूरी टीम, जिले के निर्माण कामगार संघ के सभी प्रतिनिधियों, जिले के ऑटो चालक संघ के सभी प्रतिनिधियों, मत्स्यजीवी संघ के प्रतिनिधियों, जीविका के अधिकारियों एवं कर्मियों, जिले के साथ साथ सभी 27 प्रखंडों एवं 396 पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सभी प्रखंडों के सभी पंचायतों में लगातार कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक असंगठित कामगारों का इस श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया जा रहा है। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि इसी रफ्तार के साथ निबंधन की गति जारी रहेगी और आने वाले एक सप्ताह के अंदर लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। इस श्रम पोर्टल पर निबंधन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कल दिनांक 10 जनवरी 2022 तक कुल निबंधन में पूर्वी चंपारण जिला जो प्रथम पोजीशन पर पहुंच गया है और कुल निबंधन कल की तिथि तक 9,88,912 थी, जो आज बढ़कर 10 लाख का टारगेट हमने अचीव कर लिया है और पूर्वी चंपारण पहला जिला बिहार राज्य का बना जिसने सबसे पहले 10 लाख का आंकड़ा पार किया है।
पूर्वी चंपारण में चूँकि निबंधन का लक्ष्य बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला होने के नाते 17,14,000 के आसपास लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले खास करके जब चुनाव की प्रक्रिया यहाँ लगभग सभी चरणों में थी, जिसमें हमारे जो CSC के VLEs थे वो उसमें इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से उस समय काफ़ी धीमी थी रफ्तार। हम लोग दिसंबर तक 30% के आसपास ही निबंधन करा पाए थे, लेकिन इस साल के प्रारंभ होने के बाद विगत 10 दिनों में हमने जो ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर किया और 7वें पोजीशन से हम लोग कुल निबंधन में 1 नंबर पर आ गए। और इस दरमियान एक दिन में सर्वाधिक निबंधन करने का भी पूर्वी चंपारण में इन्हें रिकॉर्ड बनाया। परसों कुल मिलाकर लगभग 55,000 से अधिक निबंधन एक दिन में हुए। उसके अगले दिन भी 53,000 के आसपास निबंधन हुए। तो अभी हमारी गति, कल भी हमारा 46,000 कुल निबंधन हुआ, जो पूरे बिहार में सबसे अधिक है। तो अभी यह गति चल रही है। इसके लिए हमारे जो सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी है वो लगातार अपने सभी प्रखंडों में भ्रमण कर रहे हैं, सभी पंचायतों में स्वयं जाके जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं उनके सहयोग से, उनका भी सहयोग उन्हें काफ़ी मिल रहा है। और दिन में चूंकि सर्वर की गति स्लो होती है, पूरे बिहार ही नहीं भारत के सभी राज्यों में निबंधन एक साथ होने से दोपहर 11-12 बजे के बाद से और 3-4-5 बजे तक थोड़ा स्लो होता है। तो हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी प्लान किया था दिसंबर में कि सुबह में 6-7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक मॉर्निंग कैंप्स और फिर शाम में 4-5 बजे के बाद देर रात तक 9-10 बजे तक रात्रि कैंप करवाएं। वो जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी हद तक वो हमारी अभी तक सफल रही है। और मॉर्निंग और इवनिंग कैंप में लोग भी जुट रहे हैं। सर्वर फास्ट होने की वजह से निबंधन की गति काफ़ी तीव्र हो गई है और हम लोग इसको लगातार जारी रखेंगे। और आने वाले यदि 15 दिन तक हम लोग इस मोमेंटम को यदि जारी रखा तो निश्चित रूप से जो शेष 7 लाख का लक्ष्य है वो भी हम लोग अगले 15 से 20 दिनों में निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे। और हमारा यह लक्ष्य है कि 31 जनवरी तक हम लोग जो 17 लाख का टारगेट है उसको पूरा कर लें हर हाल में। इसमें आप लोगों का भी बहुत सारा सहयोग है। सभी मीडिया का जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार पूरे जिले में किया गया, हर दिन जो अखबारों में आप लोगों ने निकाला, तो आप लोगों को भी बहुत सारी बधाइयाँ कि आपने इसका प्रचार प्रसार किया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वेबसाइट के माध्यम से हो, फेसबुक पेज के माध्यम से हो। हमने प्रयास किया होर्डिंग्स के माध्यम से हो, जिला के कलेक्ट्रेट में इसके लिए बड़ा सा होर्डिंग्स हम लोगों ने लगवाया, फिर सभी ब्लॉक्स और अनुमंडल हेडक्वार्टर में भी वो होर्डिंग्स लगवाया जा रहा है ताकि लोगों को जानकारी मिले। यह मजदूरों का आधार कार्ड है, क्योंकि भविष्य में जो भी योजनाएं असंगठित कामगारों के लिए बनाई जाएंगी उनका लाभ इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। तत्काल उनको 2 लाख रुपये तक का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। यदि वो असंगठित कामगार हैं और उनके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो उस केस में वो हमारे यहाँ जो शताब्दी योजना है उससे वो आच्छादित हो सकते हैं, उनके आश्रित। तो इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुँचाई गई, लोगों को विश्वास दिलाया गया। शुरू में बहुत लोगों ने गलत प्रचार कर दिया था कि यदि ये कार्ड बन जाएगा तो आपके खाते से पैसे कटने लगेंगे या कोई और दूसरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये सब जो भ्रांतियाँ थी लोगों के बीच हमारे जो पदाधिकारी हैं, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, वो पहुंचकर उन्होंने उसको दूर किया और उसका ये असर दिख रहा है कि ये हमारा निबंधन जो है पिछले 10-15 दिनों से काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और आने वाले 10-15 दिनों में हम लोग अपने टारगेट को निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे। भारत नेपाल को जोड़ने वाले बाईपास रोड निकट BSNL टावर के समीप आज अहले सुबह बाईपास रोड में लोगों ने एक ट्रक को पलटा हुआ पाया, जिसमें से बदबूदार धुआं और रिसाव दिखा जो गैस बर्दाश्त से बाहर था। इससे लोगों में अफरा तफरी मचने लगी। जैसे रक्सौल प्रशासन को मालूम चला, तुरंत प्रशासन के तरफ से मौके पर ICP रक्सौल एवं फायर फाइटर रक्सौल के द्वारा रिसाव को बंद किया गया। देखते ही देखते घटनास्थल पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। रक्सौल SDM आरती और जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी इस घटना पर नजर बनाए हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना का शिकार टैंकर में तेजाब था। सूचना पर जिला से भी टीम पहुंची। इस दौरान नेशनल हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार लग गई और ट्रैफिक बाधित हो गया, जिसके बाद रक्सौल थाना प्रभारी शशिभूषण ठाकुर ने ट्रैफिक को नियंत्रण कर फिर से बाईपास रोड को सुचारू करवाते हुए यातायात को बहाल रखा। कुछ समय पहले मुझे सूचना मिली थी कि एक अनियंत्रण गाड़ी जो है, जो गैस तेजाब की गाड़ियाँ जो है उसको लीकेज हो रहा है, उसको लेकर मैं यहाँ पहुँचा। लेकिन पहुँचने से पहले यहाँ अधिकारी पदाधिकारी आला अधिकारी आ चुके थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ चुकी थी। इसके लिए मैं प्रशासन, रक्सौल प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम मुस्तैदी के साथ अभी भी पूरा टीम लगा हुआ है
और व्यक्तिगत तौर पे मैंने स्थानीय अंचलाधिकारी से बात भी की। अंचलाधिकारी ने कहा कुछ साधन संसाधन की कमी है जो मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के शहर रक्सौल है और मैं कहना चाहूँगा कि जो साधन संसाधन जो है जो मुजफ्फरपुर से रक्सौल से 130 किलोमीटर की दूरी है वहाँ से आने का काम हो रहा है, वो साधन संसाधन रक्सौल में होना चाहिए। यह सीधे गेटवे ऑफ नेपाल और गेटवे ऑफ इंडिया और कह सकते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू को जोड़ने का यह रास्ता काम करता है। और सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है पूरे इंडिया नेपाल के बॉर्डर में जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है ये सीधे रास्ते को जोड़ने का काम करता है। ऐसी घटनाएं कह सकते हैं कि जनसंख्या यहाँ आबादी के घनत्व में घटना न घटना रक्सौल वासियों के लिए खुशी की बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अनियंत्रण गाड़ी जो है किसी बस्ती में डूब जाती या किसी बस्ती में गिर जाती तब वहाँ क्या होता, इसको लेकर हम यहाँ स्थानीय के विधायक और स्थानीय सांसद जो हैं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कह सकते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार उनके कोई भी प्रतिनिधि का यहाँ आगमन नहीं हुआ अभी तक, ना विधायक का कोई प्रतिनिधि आया है, मैं उनको जनता के कटहरे में खड़ा करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि कम से कम इन सारी सुविधाओं को एक बार और पूर्व में ऐसी घटना घट चुकी है, मेन रोड में घटा था घटना, इसलिए यह बार बार घटना की पुनरावृत्ति जो हो रही है। और मैं चाहूँगा इस रोड का जो ये काम कर रहा है रामकृपाल सिंह शायद ग्रुप का ठेका है यह प्रथा, इसको मैं कहना चाहूँगा कि रोड में कम से कम एक बैरिकेटिंग लगा दिया जाए कि गाड़ी जो नियंत्रित हो रहे हैं वो रास्ते के बाद न जाए। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जिस खेत में यह गिरा हुआ है उस खेत का ज़मीन जो है बंजर हो चुकी है। अब वैसे किसान जो खेत पर ही निर्भर हैं, देश जो है किसानों का है, देश जो है जवानों का है, देश जो है युवाओं का है, इसको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि यह खेत का जो उचित मुआवजा है उस किसान परिवार को मिलना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को इस मीडिया के STV मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद डिस्ट्रिक्ट कमांड डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के रूप में हूँ। सर ये जो घटना हुई है इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना को लेकर तो यही कहेंगे कि इस क्षेत्र के जो भी काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है, ये हमारे भारत नेपाल का ये क्षेत्र भी है जो कि काफ़ी ट्रेड का भी दृष्टिकोण से और सघन बस्ती भी है। और यहाँ से आपको ये मालूम है कि छपरा बहार से गैस के पाइप भी गुजरा हुआ है। तो इस क्षेत्र के लोगों में तो एक बिल्कुल एक अंदर से जागरूकता होनी चाहिए कि यह बिल्कुल एक हॉट स्पॉट जैसा एरिया है। तो वह किसी भी फायर के दृष्टिकोण से कुछ भी ऐसी घटना होने वाली है तो त्वरित उसको प्रशासन में और अग्निशमन डिपार्टमेंट को जानकारी दें। तो इस घटना को लेकर अभी तक कहाँ तक जानकारी दी है? ये सभी जानकारी है हमारे मुख्यालय में DG मैम से लेकर के हमारे जो स्टेट डिजास्टर के जो श्री उदयकांत मिश्र सर हैं वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय मॉनिटर कर रहे हैं और मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं स्पॉट पर हूँ। तो सर ये जो रिसाव हो रहा है क्या ये गैस का रिसाव हो रहा है या तेल का रिसाव हो रहा है? नहीं, ये गैस का रिसाव है और वो भी जो है ये लग रहा है कि कुछ अमोनिया जैसा गैस है। ये जो भी तो कुछ तकनीकी विशेषज्ञ ही बताएंगे, लेकिन ये गैस का रिसाव ही है। तो क्या सर अभी रिसाव बंद हो गया है कि अभी तक रिसाव? नहीं, रिसाव को रोकने का हम लोगों ने प्रयास कर दिया है, लेकिन वह रिसाव जहाँ से 2.5 घंटा के लगभग जो है वो पूर्ण रूप से रिसाव बंद हो जाएगा। उसी के लिए हम लोग चारों तरफ से बैरिकेटिंग किए हुए हैं। इस घटना को देखते हुए ये जो बाईपास रोड है ये 24 आवर्स कंटिन्यू चलने वाला रोड है, इस पर अभी बैरियर लगा के आवागमन को रोक दिया गया है। ये जिलाधिकारी महोदय के मैं यहाँ से प्रस्थान करने के मैंने मोतिहारी से प्रस्थान करने का पूर्व ही बता दिया था। ये जानते ही ये तो बिल्कुल बिजी क्षेत्र है, लेकिन जब तक ये जार माल से बड़ा कोई चीज़ होता नहीं है तो जब तक ये रिसाव का पूर्ण रूप से हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, बाईपास या साइड से रास्ता हम लोग देने का प्रयास करेंगे और इसको एहतियात के तौर पर हम लोग बंद रखेंगे। यानी कि जब तक ये इस केस को नहीं देख लिया जाता तब तक इस रास्ता को बंद ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्वोच्च प्राथमिकता होती है हमारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मोतिहारी के सांसद सह भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। लक्षण बहुत शुरुआती हैं। उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। इसके साथ ही श्री सिंह ने अपील की है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी जांच जरूर करवा लें। नरकटियागंज नगर में बिजली की हाई टेंशन तार के चपेट में आने से नगर के दिवलिया वार्ड नंबर 24 निवासी 40 वर्षीय जगन्नाथ पासवान की मौत सोमवार को घटनास्थल पर हो गई थी। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी कड़ी में मजदूरी कर रहा था, तभी सरिया मोड़ने के क्रम में बिजली की हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शिकारपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है।
आज जब शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा तो परिजनों ने शव को मोहम्मद रहीम के घर के पास रखकर भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग करने लगे। हालांकि स्थानीय लोगों के समझाने पर पीड़ित परिवार शव का अंतिम संस्कार कर दिया। गौरतलब है कि मृतक की 5 बेटी व 1 बेटा है, जिसमें से एक बेटी की शादी इसी वर्ष 26 अप्रैल को होने वाली है, जिसको लेकर पूरा परिवार सदमे में है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। सुनिए मृतक के भाई सुभाष पासवान ने क्या कहा। हमारे घर के पास में 5-7 घर के बगल में काम कर रहे थे, भैया हमारा मजदूर थे, ठीक है। उनका 6 बच्चा है, जिनमें 6 बच्ची है, लड़की है, 1 लड़का है। जो एक लड़की का, बड़े लड़की का दिन उतारे हुए है 26/4/2022 का, ठीक है। वो करेंट जैसे छड़ घुमा रहे थे, उसके बाद में वो करेंट लग गया, तार थोड़ा डाउन में है, ठीक है। इसलिए मैं सरकार से गुहार कर रहा हूँ, गरीब परिवार से हम लोग हैं, मजदूरी करते हैं, उनको थोड़ा उनको मुआवजा दिया जाए। उनका 6 बच्चा है, उनका बच्चा को पढ़ाई लिखाई पोषण के लिए किया जाए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मझौलिया केसरी हेल्थ केयर में डॉक्टर रौनक केसरी द्वारा इस महामारी से बचाव के लिए मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग अति आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित लोगों को सलाह दिया कि घर से जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर ही निकले, सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का पालन करें तथा प्रशासन का सहयोग करें। इस दौरान उन्होंने STV न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। यहाँ पे हम लोगों ने मरीजों के बीच और यहाँ के लोकल के बीच कुछ मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ओमिक्रॉन का तीसरी लहर बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो सभी को बचाव की ज़रूरत है। साथ ही ठंड में भी लोगों को सर्दी जुकाम होते रहते हैं, तो अपना सुरक्षा आप रखिए और जो सरकार के गाइडलाइन दिए गए हैं उनको भी पालन कीजिए। हाथों को साबुन से धोइए, मास्क पहनिए और सामाजिक दूरी बना के रखिए, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। क्या नाम है? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर रोशन केसरी। नरकटियागंज में किशोरों के टीकाकरण को लेकर भीड़ देखी जा रही है। बढ़ते कोविड के 3rd वेव व ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि इसे फैलने से रोका जाए और सभी को कोविड का टीका दिया जाए, जिसको लेकर नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर किशोरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों द्वारा कोविड जांच व कोविड का पहला डोज लिया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी को लेकर नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में लोग अपना टीकाकरण करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। बच्चे बताते हैं कि बोर्ड की परीक्षा को लेकर सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार टीकाकरण कराने को बोला गया है, जिसके लिए टीकाकरण कराने पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन करते हुए देखा जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में रोज टीकाकरण के लिए भीड़ उमड़ रही है। हालांकि बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होते नहीं देखा जा रहा है। बहरहाल बच्चे भीड़ का हिस्सा बनकर कोविड का पहला डोज लेने को मजबूर है। हालांकि बच्चों की बोर्ड की परीक्षा भी नजदीक है, जिसे देखते हुए उनकी सुरक्षा अति आवश्यक है। वहीं प्रशासनिक चिकित्सा पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि टीकाकरण को लेकर किशोरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 3 जनवरी से प्रतिदिन किशोरों के टीकाकरण का काम जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि जो भी +2 है या कॉलेज के हैं, वहां भी कॉलेज में किशोरों को टीका दी जा रही है। 26 जनवरी से पहले किशोरों के टीकाकरण करने का लक्ष्य संभवतः पूरा कर लिया जाएगा। बोला गया था कि वैक्सीन बहुत जरूरी है, वैक्सीन लेने पर ही एग्जाम में बैठा जाएगा। वैक्सीन लेके कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। आपका नाम? जरूरी है। बोला गया है कि एग्जाम में बिना कोरोना के लेने के एग्जाम में नहीं बैठा दिया जाएगा। कैसा फील कर रहे हैं वैक्सीन लेकर? और बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीन लेकर। एग्जाम में आसानी होगा, नहीं तो सेंटर पर नहीं पहुंचने देंगे। 17 ईयर्स हो गया मेरा। वैक्सीन जी, वैक्सीन लेके कैसा फील कर रहे हैं? वैक्सीन लेने के बाद बहुत अच्छा ही फील होगा हम लोगों को। अच्छा, आपका नाम? बिलाल अली है मेरा नाम। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं BA पार्ट 1 में हूँ। बहुत लोग अभी भी फर्स्ट डोज नहीं लिए हैं, वो लोग भी आके अपना वैक्सीनेशन करा लें, नहीं तो ये बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है। जो नहीं लिए हैं उनको दिक्कत हो सकती है, जो ले लिए हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन जो नहीं लिए हैं उनके लिए ज़्यादा रिस्क है। सर, देखा जा रहा है कि 15 से 18 के बच्चों में काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, उनके लिए सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। 15 से 18 के बीच वाले बच्चे लोग उत्साहित होकर ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो 26 जनवरी से पहले सभी लोग ले लें,
सर उनके लिए सर कहीं और वैक्सीनेशन कैंप बनाया गया है क्या? एक ही प्रत्येक स्कूल में उसके लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कैंप लगा के वैक्सीनेशन किया जा रहा है प्रत्येक स्कूल में। जो भी हाई स्कूल हैं या कॉलेज हैं जहाँ 15 से 18 साल के बच्चे पढ़ते हैं या आ सकते हैं, उनके लिए वहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से पहले सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्सों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सतर्कता डोज यानी बूस्टर डोज का टीका लगाया जा रहा है। आज मझौलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसकी शुरुआत की गई, जहां उत्साह के साथ अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए काफी संख्या में हेल्थ वर्कर्सों और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो बूस्टर डोज का टीका लेने पहुंचे। इसी कड़ी में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में जाकर बूस्टर डोज की खुराक ली। लोगों को जागरूक करते हुए थाना अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज की खुराक लेना अनिवार्य है, यह समाज और राष्ट्र हित के लिए अति आवश्यक है। उनके साथ दरोगा ललन राम, वाल्मीकि सिंह आदि ने भी बूस्टर डोज लिया। पीएससी में आज बूस्टर डोज दिया जा रहा है, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज भी दिया जा रहा है। जिनका फर्स्ट डोज सेकेंड डोज छूटा हुआ है वो भी ले रहे हैं। अब बूस्टर डोज सभी को दिया जा रहा है, फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, 60+, ब्लॉक, पुलिस, सारे डिपार्टमेंट को भी दिया जा रहा है। लोगों से क्या अपील करेंगे? कि सभी लोग बूस्टर डोज ले। जिनका सेकेंड डोज से 9 महीना पूर गया है, 280 दिन, वो आके बूस्टर डोज बिल्कुल पीएससी में लेना सुनिश्चित करें। और मेरे हर जगह साइट भी है, वहाँ पर भी ले सकते हैं। क्या नाम है आपका? स्वास्थ्य प्रबंधक कुमार विशाल। सभी नागरिकों से अपील है कि अपना बूस्टर डोज निश्चित रूप से ले लें। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। गांव की सरकार चलाने के लिए नवनिर्वाचित मुखिया के साथ प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी रंजन कुमार सिंह ने मझौलिया प्रखंड सभागार में बैठक की, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा ने की। सदन में सबसे पहले परिचय पात्र हुआ। तदोपरांत नवनिर्वाचित मुखिया को डोंगल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि विकास कार्यों का संचालन डोंगल के माध्यम से ही होगा। उसके साथ पंचायतों में स्थापित आरटीपीएस काउंटर को नियमित रूप से सुचारू ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया गया तथा कहा गया कि जिस आरटीपीएस काउंटर के संचालन में लापरवाही बरती जाएगी उससे संबंधित अधिकारी की खोज खबर लेते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। नल जल योजना, गली नाली योजना, ईट सोलिंग, मिट्टी भराई कार्य आदि योजना से संबंधित जानकारी देते हुए बताया गया कि नल जल योजना में गड़बड़ी की जांच कर सुधार कार्य किया जाएगा। साथ ही वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन करके विकास योजनाओं को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान प्रखंड के सभी मुखिया उपस्थित थे। आज जो प्रखंड के सभी सम्मानित मुखिया लोगों की बैठक बुलाई गई थी, उनके शपथ ग्रहण के पश्चात यह पहली बैठक थी। चूँकि पंचायतों में सभी प्रकार की विकास योजनाएं और सरकार के द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराना है, तो इस संबंध में उनसे चर्चा करनी थी। तो प्रथम काम था कि जो नए जनप्रतिनिधि आए हैं उनका पासबुक पर हस्ताक्षर का नमूना प्रेषण, डीएससी का निर्माण, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन और सभी पंचायतों में आरटीपीएस का ससमय संचालन सुनिश्चित कराना आज के बैठक का मुख्य मुद्दा यही था। इस पर सभी मुखिया लोगों से बात हुई। उस बैठक में हमारे माननीय मुखिया और पंचायत सचिव उपस्थित थे और सभी के बीच में मुख्य रूप से इन्हीं 4 मुद्दों पर चर्चा की। रक्सौल में 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसएसबी द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में महिलाओं के लिए 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 25 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीयकृत जनता उच्च विद्यालय सिकटा में प्रियव्रत शर्मा कमांडेंट के निर्देशानुसार एलेंद्र मणि सिंह द्वितीय कमान अधिकारी 47वीं वाहिनी व राजन चौरसिया ट्रेनर रामा फाउंडेशन इंस्टीट्यूट द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर मीडिया कर्मी व अन्य एसएसबी के महिला कर्मियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 नियमों का विशेष ध्यान रखा गया। एलेंद्र मणि सिंह ने कोर्स शुभारंभ के दौरान अवगत कराया कि 47वीं वाहिनी एसएसबी अपनी विभिन्न ड्यूटियों के साथ साथ स्थानीय जनता के लिए अपने जिम्मेवारी के साथ इलाके में विभिन्न प्रकार के नागरिक कल्याण संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करते रहती है। एसएसबी का उद्देश्य है कि इन कार्यों द्वारा सीमावर्ती गाँव के युवक युवतियों को रोजगार प्राप्त हो सके। इस 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण में कपड़े की माप, कटिंग, सिलाई इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रक्सौल में चल रहे सड़क और नाले के निर्माण कार्य से आम लोग परेशान हैं। डॉक्टर स्वयंभू सलभ ने एक पत्र व मेल के माध्यम से डीएम मोतिहारी एवं एसडीएम रक्सौल का ध्यान आकृष्ट कराया है। एसडीएम आरती ने इन बिंदुओं पर शीघ्र संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर सलभ ने कहा कि यह निर्माण कार्य मानक के अनुसार नियमित रूप से चले और समय सीमा के भीतर पूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। काम की धीमी गति के कारण यहाँ का जनजीवन अस्त
व्यस्त बना हुआ है। बताया कि लोगों के घरों का जितना पानी रोज निकलता है और बरसात के दिनों में जितना पानी सड़क पर जमा होता है, इसके लिए मुख्य सड़क के नाले की चौड़ाई और गहराई पर्याप्त होनी चाहिए और नाले की लेवलिंग ठीक होनी चाहिए। सुगौली थाना क्षेत्र के छपरा बहास स्थित इंडियन ऑयल में भूमि की भुगतान में हुई गड़बड़ी के मामले में जांच के लिए आज सीओ धर्मेंद्र गुप्ता व थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल पहुंचे। जानकारी के अनुसार भोजन अधिकारी विजय कुमार के द्वारा स्थानीय थाने में दिए आवेदन में 38,40,000 रुपया गबन करने का आवेदन दिया गया है, जिसमें तत्कालीन सीओ राजस्व कर्मचारी सहित 3 लोगों को आरोपित किया गया था। मामले को लेकर मंगलवार को अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर स्थिति से अवगत हुए। सीओ धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि मामले की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। वरीय अधिकारियों के संज्ञान में मामला है। बता दें कि पूर्व में भूमिदाता के बदले दूसरे व्यक्ति के द्वारा फर्जीवाड़ा करके भूमि की पैसा का उठाव कर लिया गया था और तत्कालीन राजस्व कर्मचारी के द्वारा एलपीसी बना दिया गया था। जब इसकी भनक भूमि स्वामी को मिली तो समुचित कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया था, जिसमें जांचोपरांत कार्रवाई की गई। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।